कर रहे हैं। अब इसका एग्जाम्पल वगैरह खुद उठा लेना, कोई भी डिटर्मिनेंट उठाना, ठीक है, उसका डिटर्मिनेंट निकालना। बाद में क्या करना, किसी भी रो या एक कॉलम में, एक रो या एक कॉलम में क्या करना, आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराना, फिर दोबारा उसका डिटर्मिनेंट निकालना, हो जाएगा ऐसा, ठीक है। जब प्रॉपर्टी में लिखा फिर तो हो जाएगा, क्यों टेंशन लेनी है ना। फिर भी आपका मन करे तो आप अपने समझ के लिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है, आपका वेरीफाई हो जाएगा। कुछ बच्चों को होता है नहीं सर वेरीफाई करना ही है हमको, तो आप वेरीफाई कर सकते हो। क्लियर। अच्छा, इस प्रॉपर्टी से ना हमें कुछ पॉइंट्स निकल के आते हैं, उसको समझने, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है ना। इस बात के पीछे पढ़ना क्या सही में ऐसा होगा नहीं होगा वो तो आप चेक कर लेना, इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या है वो चीज़ समझनी है आपने। इसको देखो, पहले मैं कुछ लिख के आपको समझा रहा हूँ, कोशिश करना समझने की। जैसे बेटा हम मैट्रिक्स की अगर बात करें, मान लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, बिल्कुल सिंपल सा मैट्रिक्स लिए। अब अगर मैं आपको बोलता ना बेटा आप 2a निकालो, तो कैसे निकलेगा, 2 सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 4 6 8 10 12 14 16 18, ऐसा हो जाएगा। ये तो सब में मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर। बट हम ऐसे नहीं चाह रहे, मतलब ये तो मैट्रिक्स में ऐसा होता है। अगर मैं बात करूँ डिटर्मिनेंट में, ठीक है, मैट्रिक्स में तो ऐसा होता है, ठीक है। डिटर्मिनेंट की अगर बात करें तो ये ऐसे दिखेगा, फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे दिखेगा। अब डिटर्मिनेंट में ऐसा कुछ लिखना मतलब ये गड़बड़ वाला काम है, ऐसे नहीं लिखते कभी। इसमें तो हम कमांड देते हैं अलग से। कमांड इन द सेंस कैसे देंगे, हम बताएंगे कि हमें रो 1 में रो 2 में मल्टीप्लाई कराना, तो ऐसे लिखेंगे R1 गोज़ टू 2R1, इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। तो अब इससे क्या होगा, ये डिटर्मिनेंट आपका चेंज हो जाएगा, चेंज होकर ऐसा दिखेगा 2 4 6, फिर 2 4 6, फिर ये आएगा आपका 4 5 6 7 8 9। इसमें कुछ समझने वाली चीज़ें सुन लो, ठीक है, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। अब हुआ क्या, मान लो इसका आंसर कुछ हैश आ रहा था, ऐसा मान लिया, तो भाई इसका आंसर अब कितना आएगा, ये तो 2 इंटू हैश आएगा। क्यों, क्योंकि हमने R1 में 2 से मल्टीप्लाई करा दिया। फिर ध्यान से सुनो, पहले वाले ऊपर वाले डिटर्मिनेंट की अगर मैं आंसर की बात करूं, मान लिया उसका आंसर हैश आ रहा है, तो नीचे वाले का आंसर 2 इंटू हैश आएगा। तो इसका मतलब क्या है, फिर देखो इसका आंसर तो ये आ रहा है और इसका आंसर ये आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल कैसे हो गए, मतलब यहाँ भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा है, यहाँ भी डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखा है, ये तो गड़बड़ हो गई। फिर जब दोनों के आंसर अलग हैं तो दोनों का नाम कैसे सेम रख सकते हैं। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, अगर आप कभी भी किसी भी रो में कोई नंबर मल्टीप्लाई करवा रहे हैं डिटर्मिनेंट के केस में, क्योंकि हम यहाँ पे तो कुछ चेंजेस नहीं कर रहे हैं, यहाँ तो डिटर्मिनेंट ए लिखा है, हम क्या करेंगे फिर इस केस में बाहर 1/2 से डिवाइड भी कराएंगे। क्या समझ में आया, मान लो आपने किसी भी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराया, तो उसकी वजह से होता क्या है कि डिटर्मिनेंट का वैल्यू उतने टाइम मल्टीप्लाई हो जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, बाहर उस नंबर से डिवाइड भी कराना पड़ेगा जिससे मल्टीप्लाई करा रहे हो। तो इससे क्या होगा, अब ये जो आंसर ये ऐसा हो जाएगा 2/2 कट के वापस कितना आ गया, हैश आ गया, ठीक है। तो क्या समझाना चाह रहे हैं फिर सुनो, अगर डिटर्मिनेंट में आप किसी भी एक रो या कॉलम में किसी नंबर से बेटा मल्टीप्लाई करवाते हैं, तो उसी नंबर से बाहर डिवाइड भी कराना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ये दोनों वैल्यूज़ ही चेंज हो जाएंगी, ये कभी इक्वल नहीं हो पाएंगे, ठीक है ना। तो आई थिंक समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अब इसके बाद एक चीज़ और समझनी है आपने, वो क्या समझना वो देखो, ठीक है। ये सब कुछ हटाते हैं पहले, नहीं तो इसको देख के कन्फ्यूज़न होगी। ओके, ये सब कुछ हटा रहा हूँ अभी, बस दोबारा से देखो। ओके, ये तो बेटा आपका क्या है, ये लिखा है कोई मान लो मैट्रिक्स, ठीक है, और ये लिखा है आपका कोई डिटर्मिनेंट, ठीक है। इसको बी नाम नहीं देते, कुछ और दे लेते हैं, मान लो इसका नाम डी है, ऐसे। क्लियर। अब मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर मैट्रिक्स में आपको कोई भी एलिमेंट कॉमन लेना है तो वो सब में कॉमन होना चाहिए। जैसे इस बी वाले मैट्रिक्स में सब में 2 कॉमन है, तो मैं 2 बाहर निकाल सकता हूँ, अंदर क्या बच जाएगा मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये मैंने क्या करा, सब में से 2 कॉमन लिया। डिटर्मिनेंट में ऐसा नहीं होता,
डिटरमिनेंट में अगर आपको कुछ कॉमन लेना है तो ज़रूरी नहीं वो सब में हो, आप किसी पर्टिकुलर रो से भी कॉमन ले सकते हैं। जैसे इस रो में 2 है तो मैं इसको बाहर निकाल सकता हूँ। अब ऐसा क्यों हुआ, जब भाई मल्टीप्लाई करा सकते हैं तो कॉमन भी तो ले सकते हैं। ठीक है, यही चीज़ आपको यहाँ पे समझाना चाह रहे थे। दो बातें समझाई आपको, एक तो अगर आप किसी रो में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हैं तो उस नंबर से बाद डिवाइड भी कराना पड़ेगा ताकि आंसर सेम रहे। ठीक है ना। सेकंड थिंग, अब वो मल्टीप्लाई करवाए क्यों है वो तो आगे जाके पता लगेगा आपको, कुछ क्वेश्चंस करेंगे प्रॉपर्टी बेस्ड, तब आपको पता लगेगा कि मल्टीप्लाई कराना पड़ता है। नेक्स्ट चीज़, अगर आप डिटरमिनेंट की बात करें उसमें आप किसी एक रो या कॉलम में से कॉमन ले सकते हैं। मैट्रिक्स में ऐसा नहीं होता। मैट्रिक्स में अगर कॉमन लेना तो वो सारे एलिमेंट में कॉमन होना चाहिए। डिटरमिनेंट में अगर आपको कॉमन लेना है बेटा तो आप किसी रो या कॉलम में से कॉमन ले सकते हो। ठीक है। अच्छा, अब ऐसा इसके साथ और क्या कर सकते हो आप, देखो मान लो कोई एक डिटरमिनेंट आपको लिख के दिया ऐसे 5, 50, 75, यहाँ लिख दिया 2, 4, 6। थोड़ा इजी एग्जांपल लेना ताकि समझ में आ जाए, 1, 2, 3 ऐसे लिख दिया। अब इस डिटरमिनेंट में मेरे को नज़र में आया कि पहले वाले रो में 5 कॉमन है, मैं ले सकता हूँ, बिल्कुल ले सकता हूँ, और दूसरे वाले में 2 कॉमन है, तो बिल्कुल मैं कॉमन ले सकता हूँ। पहली रो से मैंने 5 कॉमन लिया, दूसरे से 2 कॉमन लिया, इंडिविजुअली आप कॉमन ले सकते हो। तो पहली रो में बच गया 1, 10, 25, दूसरे में से 2 कॉमन लिया तो बचा 1, 2, 3, फिर ये 1, 2, 3। ठीक है, ऐसे बच गया। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। तो ऐसे हम कॉमन ले सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन में एक चीज़ और सीखने वाली है, क्या, जब मैंने ऐसे कॉमन लिया तो अब आप ज़रा इसको देखो। अच्छा, ये तो बात समझ में आ गई कि अलग अलग रो में से कॉमन ले सकते हैं ना, ले लिया। अब एक चीज़ नज़र आई कि यार ये तो आइडेंटिकल है, तो इसका आंसर कितना हो गया, 5 × 2 × 0, कुल मिला के आंसर 0 आया। उसके लिए हमने क्या करा, हमने पहले कॉमन लिया, सब कुछ करा। हो सकता है किसी बच्चे को पहले ही दिख जाए कि यार ये और ये वाली रो ना प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनल का मतलब क्या होता है, आपने इन दोनों को डिवाइड कराया, आंसर 2 आया, इन दोनों को डिवाइड कराया 2 आया, इनको डिवाइड कराया 2 आया। अगर कोई भी दो कोरस्पॉन्डिंग रोज़ या कॉलम को डिवाइड कराने पे हर बार आंसर सेम आता है तो इसको बोलते हैं प्रोपोर्शनैलिटी, प्रोपोर्शनल है। अगर कभी भी डिटरमिनेंट के अंदर कोई भी दो रो या कॉलम्स आपको प्रोपोर्शनल नज़र आ जाए तो इसका सीधा सीधा आंसर 0 लिख देना। इतने सारे स्टेप्स करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। ये मतलब पहले कॉमन लिया, फिर हमने देखा यार ये तो आइडेंटिकल है, उसका आंसर 0 लिखा, तो इसमें स्टेप्स ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए आपके। बेटर ये देखा कि दो रोज़ या कॉलम प्रोपोर्शनल है तो आंसर सीधा 0 लिख दिया। अब ये जो बातें सुनाई आपको, इसको हम लिखवा देते हैं नोट में। ठीक है, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा इससे। तो क्या क्या है नोट में, प्रॉपर्टी, ये जो प्रॉपर्टी हमने पढ़ी है ना मल्टीप्लाई वाली, ये सब उसी से निकल के आया है। तो पहला पॉइंट, वी कैन टेक आउट, साथ साथ लिख सकते हैं, वी कैन टेक आउट एनी कॉमन फैक्टर फ्रॉम एनी रो, एनी वन रो लिखो, एनी वन रो और एनी वन कॉलम। जो काम हम रो के साथ कर सकते हैं वही काम हम कॉलम के भी साथ कर सकते हैं, ऑफ अ गिवन डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट के लिए मैंने ट्रायंगल बना दिया। ठीक है। सेकंड, इफ़, ये इंपॉर्टेंट है, सेकंड वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इफ़ corresponding elements of any two rows or columns of a determinant are प्रोपोर्शनल। ठीक है, कोई भी अगर दो रो या कॉलम कैसे हो, प्रोपोर्शनल,
ठीक है ना। प्रोपोर्शनल का मतलब लिख देते हैं इन द सेम रेशियो, इन द सेम रेशियो, मतलब डिवाइड कराने पे क्या हो रहा है, हर बार सेम आ रहा है। देन इट्स वैल्यू मतलब वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट, इट्स वैल्यू इज ज़ीरो, मतलब डिटर्मिनेंट का वैल्यू ज़ीरो हो जाएगा। क्लियर। तो जो चीज़ आपको ऊपर समझाई उसको यहाँ पे लिख भी दिया, ठीक है। चलो एक एग्जांपल यहाँ पे हम और ले लेते हैं सेकंड वाले पॉइंट पे बेस। मान लो एक डिटर्मिनेंट उसने लिख के दिया से 5 7 8 ऐसे लिखा, यहाँ लिखा 1 0 9 कुछ भी लिख दिया, ठीक है। यहाँ लिखा 15, ऐसे ले लिया, ठीक है। अब क्या करो आप, अगर देख पाए तो ठीक है, नहीं तो फिर निकालना पड़ेगा। डिटर्मिनेंट जब निकालोगे तो आंसर जीरो ही आएगा। उसका क्या कारण है, इसको और इसको देखो, डिवाइड कराने में कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। इसको और इसको देखा, डिवाइड कराने में 3 आ रहा है। 3 लिखो 1/3 को, एक ही बात है। हमें तो सिर्फ प्रोपोर्शनलिटी चेक करनी है। तो हर बार 3 आ रहा है, कुछ कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, आंसर विल बी ज़ीरो, ठीक है। तो आई थिंक इतना समझ में आ गया होगा। प्रॉपर्टीज़ अभी और भी हैं, ठीक है, ख़त्म नहीं हुई। अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बेटा क्या करना है।